बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। सवाल हैं जो कुछ लोगों की कॉन्सेप्ट अभी बीते कुछ दिनों में बने हैं और कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, वो आज इस स्ट्रीम के माध्यम से काफ़ी हद तक क्लियर हो सके। मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं, आज इस स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले, ना तो ये कोई जस्टिफिकेशन स्ट्रीम है, ना ये कोई सपोर्ट स्ट्रीम है, ना ये कोई अगेंस्ट स्ट्रीम है। आज का जो भी एनालिसिस है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट वर्डिक्ट, छानबीन और जो भी पुलिस स्टोरी है उसके बिहाफ के ऊपर है। और इसके लिए मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वो डॉक्यूमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा, पूरी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, पूरी जो पुलिस स्टोरी है वो आपके सामने रखूँगा और रख कर के पूरा का पूरा केस जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरा कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा इसमें, मेरा कोई जजमेंट भी नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है। तो कोई भी प्लीज़ सुनने वाले इसको एक एनालिसिस, एक केस रिव्यू डिस्कशन की तरह सुने और इसमें किसी भी तरह की चीज़ को लेकर के जजमेंट ना हो, जजमेंटल ना हो, क्योंकि जस्टिस करने का काम, जज करने का काम हमारे माननीय न्यायालय का है, शासन प्रशासन का है। उसकी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। ना हम किसी को निर्दोष साबित कर सकते हैं, ना हम किसी को दोषी साबित कर सकते हैं। ये काम माननीय न्यायालय का है। हमें हमारी जुडिशरी पर, हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूरा पूरा फेथ है, मगर जो सच है वो सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि पुलिस का काम है जो भी एक्यूज हैं या जो भी विक्टिम हैं उनकी सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना। कोर्ट का काम है उस मामले की सुनवाई करके एक जजमेंट देना, एक वर्डिक्ट देना और जो अपराधी है उसको सजा देना, जो निर्दोष है उसको बरी करना। ये काम कोर्ट का है। लेकिन ये काम, ये न्यायालय, ये शासन प्रशासन, ये संविधान इसीलिए बनाया गया है ताकि समाज में संतुलन बना रहे, न्याय व्यवस्था कायम रहे और ये सारी की सारी जुडिशरी जो काम करती है वो पब्लिकली काम करती है। इसीलिए कोर्ट के सारे ऑर्डर, सारे वर्डिक्ट, सारी चार्जशीट, सब कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराई जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आज उसी ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करते हुए जो जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी बयानात हैं, जो भी स्टोरी है, उस सब का एक कंप्लीट रिव्यू और एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे इस स्ट्रीम को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपके विषय में आज इसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन इस स्ट्रीम को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लियरली ये स्ट्रीम पहुँचे। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं आपके सामने, जो मैंने ओपन की है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट का पूरा पीडीएफ है। हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है 2011 में, उसका पीडीएफ है। अब इसमें पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन की गई है, कब, किस वक्त, किस तारीख को, कब किसने क्या किया, क्या नहीं किया। ये पूरा का पूरा केस आपके सामने मौजूद है। ये लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा ताकि आप जाकर के इनको खुद पढ़ पाएं और आपको ये 56 पेज का जजमेंट है, ये आप वहां से देख सकते हैं। सो अभी सिंपली वहां से शुरू करते हैं जहां से ये सारी की सारी कहानी शुरू हुई है और जहां से हम लोग या आप लोग जाने हैं सलीम वास्तिक को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2018 में मैंने इस्लाम छोड़ा, 2021 में मैंने मेरा घर छोड़ा आफ्टर इंडिया टीवी शो सलीम भाई और प्रवीण पूजा उपाध्याय के साथ, और उसके बाद एक्स मुस्लिम्स का टीवी चैनल पर, न्यूज़ पर, पॉडकास्ट में आना शुरू हुआ। इसी कड़ी में हमारे भाई एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक साहब भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर आए, मीडिया टीवी पर आए। हालांकि उससे पहले 10 साल से वो फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर चेहरा दिखा करके ऑलरेडी काम कर। तो ऐसा नहीं था कि सलीम वास्तिक साहब का चेहरा सामने नहीं था या सलीम का नाम सामने नहीं था।
कंफ्यूजन जो है उनके नाम में इस केस के बाद वो सिर्फ खान और अहमद में है डॉक्यूमेंट के मुताबिक। चैनल का नाम तो सलीम वास्तिक था और स्क्रीन नेम भी सलीम वास्तिक था, लेकिन डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड में है वो अहमद था। और जो केस में एक्यूज था या कल्प्रिट था पुराने केस में, इस केस में वो सलीम खान। तो हम सलीम खान को नहीं जानते थे, हम सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक को जानते थे। तो मेरी पहली मुलाकात 2022 में एक क्या नाम यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले सलीम वास्तिक से होती है। सलीम वास्तिक साहब के साथ कुछ बातों को लेकर के मैं एग्री नहीं था, तो हमारा डिस्प्यूट होता और हम फिर बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं रहते। लेकिन कुछ टाइम के बाद सलीम वास्तिक जो है वो ग्राउंड पर उतरते हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, लाल किला के सामने जाकर के बैनर लेके खड़े होते हैं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ करके, और सुर्खियों में आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं। उसके बाद न्यूज नेशन के ऊपर बहुत सारे टीवी शोज में, डिबेट डिस्कशन में सलीम वास्तिक साहब को देखा जाता है। और ग्राउंड पर जब वो काम कर रहे होते हैं तो मैं उनके इस काम से बहुत जो है प्रभावित होता हूं और मैं उनको ज्वाइन करने का इरादा बनाता हूं। और मैं जाकर के एक दिन सलीम वास्तिक साहब से मीटिंग करता हूं। मीटिंग करने के बाद में मैं उनके किरदार को नजदीक से जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि वो एक ऐसे इंटेंशन के आदमी हैं जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो इसके लिए ग्राउंड पर काम करने को वरीयता देते हैं। वो चाहते हैं ग्राउंड पर काम किया जाना चाहिए। उसके बाद कई सारे ग्राउंड एक्टिविटी हम लोग साथ में करते हैं, कई सारे सम्मेलन में हम लोग साथ जाते हैं, कई सारे फंक्शंस में हम लोग साथ जाते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर का जो प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं श्रीनगर का, उसमें भी हम 3 लोग जाते हैं, मैं, एहसान और सलीम वास्तिक। और वहाँ पर हमको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो इलीगली डिटेन कर लेती है, 24 घंटे तक डिटेन करती है, हमारे चैनल डिलीट कर देती है। तीनों के चैनल डिलीट करने के बाद में वो हमको वहाँ से छोड़ देते हैं और हम लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। इसके अलावा भी और कई जगह पर हम लोग मिलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि 24 आवर 7 मैं और सलीम साहब साथ रहते थे या एक दूसरे के टच में रहते थे। ऐसा नहीं था। हम कभी कभी महीनों भी नहीं मिलते थे, और कभी कभी मिलते थे तो लगातार हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे। बट ये काम के पर्पज से ही हमेशा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि 27 फरवरी को 2026 में सलीम वास्तिक के ऑफिस पर जब वो अपने घर पर थे तो कुछ 2 लोग आते हैं और आकर के उनके ऊपर अटैक में वो ब्रूटली इंजर्ड हो जाते हैं। ब्रूटली अटैक होता है उनके ऊपर और उनको जीटीबी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी सर्जरी होती है। बाद में वहाँ से उनको शिफ्ट करके मैक्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उनकी सिक्योरिटी मिलती है, उनको उनका ट्रीटमेंट चलता है और वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर के अपने अशोक विहार लोनी के मकान पर आकर के रहने लगते हैं और वहाँ पे उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। अब उसके बाद में मामला जो है वो अभी कुछ दिन पहले का है, जब 24 अप्रैल को दोपहर 3 बजे, जबकि सुबह 24 अप्रैल को 7 बजे मैं अपनी वाइफ को छोड़ने के बाद सलीम भाई के पास चला गया, क्योंकि मेरी वाइफ नहीं चाहती थी कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मैं अकेला रहूँ। तो मैं उनको अपनी वाइफ को छोड़ करके मायके जाना था उनको, और मैं सीधा सलीम वास्तिक के घर पे चला गया, उनके पास रुका। उसी दिन दोपहर में वहाँ पर क्राइम ब्रांच दिल्ली की एक टीम आती है और आकर के सलीम साहब को ये कह करके गिरफ्तार कर लेती है कि चलो आपको, हमारे एक सीनियर अधिकारी हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको ये नहीं बताया जाता कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, फरार हैं, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने जाए, बल्कि उनको कहा जाता है कि आपको हमारे अधिकारी मिलना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ लोनी थाने चलना पड़ेगा। लोनी थाने उनको ले जाया जाता है, वहाँ उनसे पूछताछ होती है और उनको तब बताया जाता है कि एक 31 साल पुराने मामले में, जो कि 20 जनवरी 1995 को घटित हुआ था, जिसमें एक बच्चे संदीप बंसल की किडनैपिंग के बाद में हत्या हो गई थी, उसमें आप मुख्य आरोपी हैं, सजा याफ्ता हैं और आप कोर्ट से पैरोल लेकर के 2001 में बाहर आए थे और उसके बाद आप फरार हो गए। और हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी बार हम आपके घर पर गए, आपके घर वालों ने आपको मृत घोषित किया और ये कहा कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके आधार पर पुलिस ने वो केस जो है वो बंद कर दिया था। लेकिन इसी बीच जब 2001 को सलीम वास्तिक साहब फरार हुए थे, तो ये मामला के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में जो है पैरोल के लिए अप्लाई किया था, और ये मामला जो है वहाँ से इनके जो को एक्यूज थे अनिल, उनके साथ में ये मामला जो है पहुँच गया था हाई कोर्ट में, जहाँ हाई कोर्ट ने 2011 में इस केस पे ये जजमेंट, ये वर्डिक्ट दिया, जिसकी फाइल आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये माना कि अनिल को जो है इस केस में फ्रेम किया गया है और अनिल इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा अनिल को हाई कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है उस पुलिस स्टोरी के बिहाफ पर, और उसी पुलिस स्टोरी के बिहाफ पर सलीम को अपराधी मान करके
उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा जाए। अब ये बात सलीम वास्तिक को पता चलती है, नहीं चलती, क्योंकि वो उस समय फरार थे और उनका इसलिए कोई लॉयर भी वहां पर अवेलेबल नहीं था इस केस की पैरवी करने के लिए। लेकिन जब उनका कोई लॉयर वहां पर नहीं था तो उनको जो है प्रशासन की तरफ से एक न्याय मित्र उनके लिए अपॉइंट किया जाता है, जो दोनों तरफ की बहस करता है। क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है, अपीयर नहीं है, ना आपका प्रोसिक्यूटर, आपका एडवोकेट आपकी पैरवी करने के लिए मौजूद है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है क्या एक बनाया ये तो सरकारी पूछ रहा हूँ। वकील को न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त करती है, जो वहां पर बहस करता है। और उस बहस के आधार पर हाई कोर्ट जो लहसुन है डाल दो उसमें, वो अनिल तड़का को डालो। बरी कर देती है और सब सलीम है। को अपराधी मान करके उसकी सजा को कंटिन्यू करती है। टमाटर से अब ये जो मेरा मस्त 2026 है, यहाँ पर आकर के सलीम को तड़का लगा, गिरफ्तार कर तड़का लिया लगा। जाता है और ये कहा जाता है कि सलीम ही वो अपराधी है, अरे डायरेक्ट भागा तो हुआ बंद कर दो। मुजरिम है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, जिसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था और उसने अब अपना नाम बदल करके सलीम अहमद कर लिया है। लिहाजा ये सलीम अहमद जो उर्फ सलीम वास्तिक ही सलीम खान। अब मामला कोर्ट में जाता है। अब हम इसकी जांच भी छानबीन करते हैं, जांच करते हैं और इस केस की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीजें जो है वो हमारे सामने आती है। अब ये जो आप सामने जजमेंट देख रहे हैं, इसके बिहाफ पर हमने जो है और चीजें निकाली और हमने इस केस को जो है अपने वकील अपॉइंट किया और हमारे वकील ने इस केस में जांच पड़ताल की, छानबीन की। तो कुछ चीजें जो है निकल करके सामने आई। वो चीजें मैं आपके सामने वन बाय वन रखूंगा, तो होप कि आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो केस की टाइमलाइन को देखते हैं। केस की टाइमलाइन में क्या चीजें आपके सामने है, ये देखिए। केस टाइमलाइन जो है 20 जनवरी को बच्चा जो है संदीप बंसल वो एब्डक्ट होता है, यानी कि वो गायब होता है। और 20 जनवरी की रात को ही प्रोबेबली, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका, प्रोबेबली टाइम है कि 20 जनवरी की रात को ही इस बच्चे की हत्या हो जाती है। लेकिन 21 जनवरी के सुबह संदीप बंसल के पिता सीताराम बंसल के पास एक अननोन कॉल आता है उनके पीएनटी नंबर पे, जहां उनसे 30,000 रुपए की फिरौती मांगी जाती है। और ये कहा जाता है कि ये फिरौती की रकम जो है आपने लोनी डिपो में बागपत जाने वाली एक बस के अंदर बैग में, इसी कलर के बैग में आपने रखनी है और छोड़ देना है। वो फिरौती की रकम हमें मिल जाएगी, हम ले लेंगे। लेकिन वो फिरौती की रकम मिल पाती उससे पहले ही 21 जनवरी की रात को और 22 जनवरी की स्टार्ट में सलीम खान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सलीम पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ पुलिस करती है। और 22 जनवरी को सलीम की निशानदेही के ऊपर संदीप बंसल की बॉडी एक नाले से बरामद कर ली जाती है। इसके बाद में सलीम का डिस्क्लोजर आता है। लेकिन ये मामला चल रहा है, 22 जनवरी की बात है, 22 जनवरी को बॉडी रिकवर कर ली गई। मगर पुलिस जो है पूछताछ करती है, तो पूछताछ में सलीम ये कहता है कि मैंने ये कत्ल किया है, मैंने अपराध किया है, अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मैंने अपराध किया है अनिल के साथ मिलकर के किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस जो है वो अनिल की जुग्गी पर जाती है और जाकर के अनिल की जुग्गी से जो है वो उस बच्चे के ड्रेस, उसकी घड़ी, उसका टिफिन, ये सारा का सारा सामान जो है जुग्गी में एक गड्ढा खोद करके जो दबाया गया था वहां से उस सामान को रिकवर कर लेती है। इसके बाद 4 फरवरी को अनिल सरेंडर करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया है? 4 फरवरी को अनिल सरेंडर करता है और सरेंडर करने के बाद में आगे चलते हैं। तो ये मुद्दा जो है सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट जो है इनको दोनों को अपराधी मान करके उम्र कैद की सजा दे देती है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि ये मामला पहुंचता है 2001 में हाई कोर्ट में और वहां पर सुनवाई होती है। तो इसके जो हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उन पर भी एक चीज हमें जो है एक बार नजर डाल देनी चाहिए। तो मुद्दा और साक्ष्य सबसे पहले है, बच्चा आखिरी बार किसके साथ देखा गया? तो PW3 की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट सीन का एविडेंस जो है किसी एक व्यक्ति ने बताया सीताराम बंसल को और पुलिस को कि उसने आखिरी बार इस बच्चे संदीप बंसल को सलीम खान के साथ देखा था, जो कि उसके स्कूल राजाराम स्कूल में मार्शल आर्ट का टीचर था। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने देखा उस व्यक्ति ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को एक लंबे चौड़े आदमी के साथ देखा है, लंबे चौड़े आदमी के साथ, और वो बच्चा उसको मास्टर जी कह रहा था। तो यहाँ से पुलिस थ्योरी ये बनाती है कि जिस व्यक्ति के साथ लास्ट बार संदीप बंसल को देखा गया है, एक तो वो लंबा चौड़ा,
पहली चीज। दूसरा, वो उसको मास्टर जी कह रहा है तो हो ना हो ये उसके स्कूल का कोई टीचर होगा। तो पुलिस सबसे पहले राजाराम स्कूल में जाती है और जाने के बाद में राजाराम स्कूल में जाकर के वो स्कूल में पूछताछ करती है कि यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा टीचर है क्या। तो उसको पता चलता है कि एक टीचर है जो लंबा चौड़ा है, अच्छी खासी हाइट वाला है और वो मार्शल आर्ट का टीचर है और उसका नाम सलीम खान है। तो यहाँ से पुलिस की स्टोरी का मेन जो सस्पेक्ट बनता है वो बनता है सलीम खान। और इस केस में, इस 7 लाख 3 वाले केस में देखिए अनिल के साथ उसको नहीं देखा गया, तो वो अनिल वाला एंगल इसमें नहीं बनता। इसके बाद अगला जो है कि परिवार से पहले से जान पहचान किसकी थी, तो सलीम खान की बच्चे संदीप बंसल के परिवार के साथ पहले से जान पहचान थी क्योंकि वो उसका टीचर था और वो उसके घर आता जाता है। जबकि अनिल का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है कि वो उसके परिवार को पहले से जानता था कि नहीं जानता। आखिरी वक्त जिसने देखा सलीम को उस बच्चे के साथ में, उसने इसको रिक्शा में जाते हुए देखा। तो इसके बाद निशानदेही जो हुई है, यानी रिकवरी जो हुई है शव की, वो सलीम की निशानदेही पे बच्चे की रिकवरी हुई है। सबसे पहली चीज, मृतक का सामान जो बरामद हुआ है वो सलीम के पास से बरामद नहीं हुआ, बल्कि वो अनिल की जुग्गी से बरामद हुआ है, जिसमें बैग, घड़ी और टिफिन वगैरह सामान है। फिरौती के लिए कॉल से लिंक जो है वो सलीम खान का यहाँ पर मेंशन है कि इनडायरेक्ट है, यानी कि सलीम ने फिरौती के लिए कोई कॉल किया हो ऐसा हाई कोर्ट में साबित नहीं हुआ। और अनिल की आवाज की पहचान हुई है, ये क्लेम किया गया है कि अनिल की आवाज की जो पहचान है वो फिरौती का कॉल करने वाले के रूप में की गई है। लेकिन इसमें भी एक चीज है, जिसने पहचान की है वो श्योर नहीं था, क्योंकि सामने से आदमी की आवाज और कॉल पे आवाज, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। अगला जो है वो है हत्या का डायरेक्ट आई विटनेस। तो देखिए, दोनों ही के हत्या में शामिल होने का कोई आई विटनेस मौजूद नहीं है। जिसने हत्या होते हुए देखी हो या हत्या करते हुए देखा हो या बॉडी को डिस्पोज करते हुए देखा हो, ऐसा कोई आई विटनेस मौजूद नहीं है। इसका कोई फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद नहीं है, साइंटिफिक कॉल प्रूफ मौजूद नहीं है, यानी कि जो कॉल किया गया था फिरौती के लिए, इसका कोई साइंटिफिक कॉल प्रूफ हो, कोई इसकी जांच की गई हो, वॉइस सैंपल ट्रेस किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमन इंटेंशन एलिगेशन दोनों के मामले में बराबर रखा गया कि दोनों ने कॉमन इंटेंशन के साथ बच्चे को किडनैप किया, फिर फिरौती मांगी, फिर उसका कत्ल कर दिया। अब हाई कोर्ट के रिजल्ट के मुताबिक 302 और 363 का जो मुकदमा है वो कायम रखा गया, यानी कि किडनैप करके हत्या का मामला। लेकिन 364 ए जो कि इस्तेमाल किया जाता है रैंसम के लिए, फिरौती के लिए, उसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया, नकार दिया। तो यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो सामने आती है वो ये है कि यदि कोर्ट ने फिरौती वाले मामले को डिनाई कर दिया है तो फिर ऐसी सिचुएशन में मर्डर का मुख्य कारण क्या है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि एक पुलिस की स्टोरी के मुताबिक तो इन दोनों ने इसीलिए उस बच्चे का किडनैप किया था कि उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगेंगे, पैसे मिलेंगे। लेकिन जब फिरौती ही साबित नहीं होती तो अब मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो मिसिंग हो जाता है यहाँ पर, सबसे पहली चीज। आगे चलते हैं। आगे सलीम और अनिल केस में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है। अब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा कि सेशन कोर्ट में इसने क्या सेशन कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया है और माननीय हाई कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया है। तो सबसे पहला मुद्दा है गवाह। गवाह नहीं है, प्रोसिक्यूशन गवाहों PW2, PW3, PW4 की गवाही पर भरोसा किया, इन्हीं गवाहों के आधार पर फैसला दिया सेशन कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट के मामले में हम देखने, कोर्ट ने ये माना कि गवाह पब्लिक विटनेस नहीं है, नवाता यानी कि नाला, जिस नाले में बच्चे की लाश को डिस्पोज किया गया, उसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया है, के पास बीच की घटना है, फिर भी कोई स्वतंत्र पब्लिक गवाह नहीं जोड़ा गया, यानी कोई फ्री पब्लिक आई विटनेस वहां पर मौजूद नहीं था। जब बॉडी की रिकवरी की गई वो कोई बहुत आइसोलेटेड एरिया नहीं था, बहुत पब्लिक एरिया था, नाला आने जाने की सबकी जगह थी। दूसरा, घटनास्थल जो है वो नाले के पास हुई घटना को प्रोसिक्यूशन ने स्वीकार किया। अब ये नाले के बीच और आसपास इतनी गतिविधि के बावजूद किसी पब्लिक का गवाह ना होना संदेह पैदा करता है। कोर्ट ने ऐसा माना है, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने यह माना है कि नाले के बीच में और उसके आसपास इतनी सारी गतिविधि के बावजूद कोई पब्लिक गवाह कैसे मौजूद नहीं है। रिकवरी का जो सामान है, सलीम की निशानदेही पर शव बरामद किया, माना और विश्वास किया। अनिल के यहां से सामान, बैग, घड़ी, टिफिन बरामद माना गया।
जबकि हाई कोर्ट के निर्णय में शव की बरामदगी वाली कहानी में कई कमियां पाई गई। सामान की बरामदगी में भी संदेहास्पद स्वतंत्र गवाह नहीं है, केवल पुलिस गवाही पर आधारित है। यानी कि पुलिस की विटनेस मौजूद है, सिर्फ कोई फ्री जो है आई विटनेस नहीं है। और सामान जो बरामदगी हुई है वो भी सस्पिशियस है अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट। फिरौती कॉल, कुछ गवाहों की पहचान हुई, वॉइस आइडेंटिफिकेशन को महत्व दिया गया, अनिल को कॉल से जोड़ा गया। सेशन कोर्ट ने ये माना कि अनिल ने ये कॉल किया था फिरौती वाला, और माननीय हाई कोर्ट ने ये माना है कि कॉल का कोई वैज्ञानिक प्रमाण यानी कि कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्डिंग, टावर लोकेशन नहीं मिली है, सिर्फ पहचान के आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका कोई फोरेंसिक प्रूफ नहीं मिला है कि फिरौती का कोई कॉल किया गया था और अनिल ने ऐसा कोई कॉल किया था। तो इसमें भी हाई कोर्ट ने अनिल को राहत दी है। कॉमन इंटेंशन का जो है आईपीसी 34 और धारा 302, 363, 364 ए लगा करके दोषी ठहराया सेशन कोर्ट ने इन दोनों को, जबकि हाई कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन साबित नहीं हुआ और स्वतंत्र और पक्के सबूत भी नहीं मिले हैं। अंतिम परिणाम, सलीम दोषी पाया गया। दोषी है सलीम 302, 363, 364 ए का, और अनिल को भी दोषी पाया गया है कॉमन इंटेंशन के लिए और साथ ही रैंसम कॉल करने के लिए। ये सेशन कोर्ट का फैसला था। जबकि हाई कोर्ट ने सलीम से 364 ए हटाई, यानी कि फिरौती की मांग करने वाली कॉल की धारा जो है वो हाई कोर्ट ने डिनाई कर दी और 302, 363 को कायम रखा। जबकि अनिल को पूर्ण रूप से बरी कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अब गवाहों की विश्वसनीयता क्या है? गवाह की गवाही को विश्वसनीय माना है सेशन कोर्ट ने, जबकि हाई कोर्ट ने गवाहों की गवाहों में विरोधाभास और स्वार्थ की संभावना पाई है, इसलिए अविश्वसनीय माना, यानी कि विश्वसनीय नहीं माना। अब मुख्य बात है, हाई कोर्ट के अनुसार पब्लिक गवाह नहीं है, जबकि घटना नाले के बीच हुई है। कोई वैज्ञानिक फॉरेंसिक सबूत नहीं है, केवल पुलिस गवाह और संदिग्ध परिस्थितियों पर केस आधारित है। संदेह का लाभ इसमें अनिल को दिया गया, क्योंकि सलीम खान इस मामले में फरार था, उसका कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई एडवोकेट भी वहां पर नहीं था। तो एक न्याय मित्र जो है उसने दोनों तरफ की बहस की है और निष्कर्ष ये निकला है कि जांच में कमियां हैं और मैनिपुलेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं और आगे कुछ और चीजें हैं जो मैं स्टेटमेंट अब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट मौजूद है, अनिल का भी स्टेटमेंट मौजूद है कबूलनामे का, और सलीम खान का भी स्टेटमेंट मौजूद है जो कि उसने पुलिस में दिया है, पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट कबूलनामे का कि उन्होंने हत्या की। अब इसके अनुसार दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वो ये है कि सलीम के अनुसार अनिल और सलीम दोनों ने मिलकर के हत्या को अंजाम दिया है, जबकि अनिल के मुताबिक जो है उसने हत्या को अंजाम दिया है। जबकि बाद में हाई कोर्ट ने अनिल को बरी कर दिया उसी स्टोरी के बिहाफ पर जिस बिहाफ पर यह स्टोरी बनाई गई थी। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज को स्टार्ट से समझिए। जब ये केस चला तो पुलिस ने जो स्टोरी प्रेजेंट की है उस स्टोरी को मैं शुरू से आखिर तक आपको बताऊंगा और उस स्टोरी के बिहाफ पर फिर आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सलीम केस क्या है, रिकॉर्ड के आधार पर कानूनी विश्लेषण। इस केस की शुरुआत एफआईआर नंबर 3695 थाना गोकुलपुर से होती है। रिकॉर्ड के अनुसार ये मामला शुरू से ही प्रत्यक्ष साक्ष्य पर नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था। कहीं भी ऐसा कोई गवाह सामने नहीं आता जिससे घटना को होते हुए देखा हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रोसिक्यूशन को हर कड़ी से जोड़कर एक पूरी और निर्विवाद चेन बनानी थी, यानी कि कोई आई विटनेस नहीं था तो प्रोसिक्यूशन को एक पूरी चेन बनानी थी घटनाक्रम की, जिसमें वो घटनाओं को एक से एक रिलेट करके बताते। घटना के तुरंत बाद की स्थिति देखें तो रिकॉर्ड में ये बात सामने आती है कि सलीम भाई को घटना के अगले दिन ही उनके घर से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उन्हें सीधे उस स्थान पर ले जाया गया जहां से मृत शरीर की बरामदगी दिखाई गई, यानी कि उस नाले के ऊपर। 22 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार किया सलीम को। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गिरफ्तार किया। पुलिस जो है स्कूल में गई, वहां से पता किया ऐसा टीचर कौन है, उसके बारे में पता चला तो उसका पता निकाला गया और उसके पते पर पुलिस पहुंची और वहां से जाकर के वो अपने घर पे ही मिला सलीम खान, और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको सीधा लेकर के वहां उस जगह पर गई नाले के पास जहां बॉडी को डिस्पोज किया गया था और वहां से बॉडी रिकवर की। इसके बाद में अब इसमें देखिए कुछ सवाल एक चीज में को लेकर के खड़े हो जाते हैं। देखो
क्या ये रिकवरी वास्तव में आरोपी की एक्सक्लूसिव नॉलेज पर आधारित थी या पुलिस उस स्थान तक पहले पहुंच चुकी थी और बाद में वहां पर उसको लेकर के गई? इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है WS-06 वो मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब लास्ट सीन का जो आधार है प्रोसिक्यूशन ने लिया, लेकिन गवाहों के बयान समय और घटनाक्रम को लेकर के एकदम सुसंगत नहीं है। ऐसे में यह कड़ी केवल शक पैदा करती है, निर्णायक नहीं बनती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का कबूलनामा मौजूद है, दोनों कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड। लेकिन बाद में अनिल उसी कड़ी से, उसी स्टोरी से अनिल को बरी कर दिया जाता है, जिसमें किडनैप करना, फिरौती की रकम मांगना और उसके बाद मर्डर में साथ होना। लेकिन इन सारी चीजों को अनिल के बारे में हाई कोर्ट ने डिनाई करके उसी स्टोरी के बिहाफ पर, जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है, कोई एडिशनल प्रूफ नहीं है, सिर्फ लास्ट सीन और रिकवरी का ऑप्शन है, उस पर जो है उसको बरी कर दिया। अब सलीम के अनिल के घर से रिकवरी किस तरीके से हुई सामान की? पुलिस जो है पहले उसको लेकर के गंदे नाले पर गई और वहां से जाकर के बच्ची की बॉडी को जो है रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद उसके बाद सलीम को ही लेकर के पुलिस जो है वो गई है अनिल के घर पे, और अनिल के घर पे ले जाकर के उन्होंने वहां से बच्चे की बॉडी को जो है रिकवर किया। आई डोंट हटा देता। अब चीजों को और समझिए, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सीजर मोमो है, यानी फर्द बरामदगी को पहचान है लाश की, उसके मुताबिक सीजर मोमो रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ डेड बॉडी में निम्नलिखित गवाहों के समक्ष मुलजिम सलीम खान पुत्र नूर हसन निवासी मोहल्ला नानूपुरा शामली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ने पुलिस कस्टडी में अपनी मर्जी से आगे आगे चलकर गंदा नाला नियर भागीरथी वाटर प्लांट दिल्ली की निशानदेही की तथा गंदे नाले में पानी में पड़ी एक लाश जो कि मृतक संदीप बंसल की थी, जो कि एक दरी में लिपटी हुई थी तथा ऊपर से एक मफलर से बंधी हुई थी, की पहचान कराते हुए बताया कि यही संदीप बंसल की लाश है, जिसे मैंने तथा मेरे साथी अनिल कुमार ने उसका कत्ल करके दरी में लपेट करके यहाँ फेंक दिया था। दरी में लिपटी हुई लाश को दरी हटा करके देखा गया तो मृतक संदीप बंसल के पिता सीताराम बंसल, मामा राजेश कुमार गोयल तथा पड़ोसी राम अवतार ने लाश की पहचान की और बताया कि यह लाश संदीप बंसल की ही है। इस प्रकार उक्त सीजर मोमो पॉइंटिंग आउट तथा लाश की पहचान की कार्रवाई पूर्ण की गई। इसमें गवाह रहे सीताराम बंसल जो कि संदीप बंसल के पिता है, राजेश कुमार गोयल जो कि उसके मामा है, राम अवतार और खुद मुलजिम सलीम खान। इस मामले में सलीम खुद कह रहा है कि उसने अनिल के साथ मिलकर के हत्या की है, लेकिन हाई कोर्ट ने अनिल को बरी कर दिया। अब देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि जब वही कहानी अनिल के लिए भरोसेमंद नहीं है तो फिर वही कहानी सलीम के लिए कैसे सही मान ली गई? ये सबसे बड़ा इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। आप ये जैसे कि मैंने दिखाया था, आप ये दोनों के बयानात भी देख सकते हैं जो पुलिस के पास मौजूद है। ये सलीम का बयान है जिसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं, अगर आप इसको पढ़ पाए तो, या मैं आगे मेरे ख्याल से ये क्लियर है ये वाला। अब ये इसको पढ़ते हैं। FIR नंबर 36 वही 21/1/95 की ये FIR है। फर्द निशानदेही, बरामदगी और शनाख्त। स्वयं गवाहान जेल मुजलिम सलीम खान सन ऑफ नूर हसन रेजिडेंस ऑफ मोहल्ला नानूपुरा शामली जिला मुजफ्फरनगर यूपी। हाल पता मकान अजाने लियाकत गली नंबर 19 पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली में मेरे हिरासत पुलिस व खुरना खुद आगे आगे चल करके गंदा नाला मुस्तफाबाद नज कारवाही वाटर प्लांट दिल्ली की निशानदेही करते हुए गंदे नाले में पानी में पड़ी लाश अजोन मृतक संदीप बंसल जो कि एक दर्रा में लिपटी हुई है तथा एक दरी में लिपटी हुई है तथा रार मफलर से ऊपर से बंधी हुई है की निशानदेही करते हुए बतलाया कि यही संदीप बंसल की लाश है, जिसे मैंने व मेरे साथी अनिल कुमार ने उक्त कत्ल करके लाश दरी में लपेट करके यहाँ फेंक दी थी। ये सलीम का स्टेटमेंट है। नीचे आप साइन भी देख सकते हैं सलीम ने ये स्टेटमेंट पुलिस को दी है। और इसमें गवाह जो रहे हैं वो राजेश कुमार गोयल रहे हैं, जो कि खुद
संदीप बंसल के मामा है। तो ये चीज आपको देखनी है, एक चीज नोटिस करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट। संदीप बंसल की सॉरी राजेश कुमार गोयल की मौजूदगी में, जो कि संदीप बंसल के मृतक के मामा हैं, उनकी मौजूदगी में उसने ये स्टेटमेंट दिया है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे सलीम खान का है को निम्नलिखित गवाहों की के सामने मुलजिम सलीम खान रेजिडेंट ये इन्हें पुलिस कस्टडी में अपनी मर्जी से आगे आगे चलकर गंदा नाला मुस्तफाबाद नियर भागीरथी वाटर प्लांट दिल्ली की पहचान करते हुए गंदे नाले में पानी में पड़ी हुई लाश, जो कि मृतक संदीप बंसल जो कि एक दरी में लिपटी हुई थी तथा एक मफलर से ऊपर से बंधी थी, की पहचान करते हुए बतलाया कि यही संदीप बंसल की लाश है, जिसे मैंने व मेरे साथी अनिल कुमार ने उसका कत्ल करके लाश दरी में लपेट करके यहाँ फेंक दी थी। जो दरी में लिपटी लाश को दरी हटा करके देखा गया तो लड़के संदीप बंसल के पिता सीताराम बंसल, मामा राजेश कुमार गोयल तथा पड़ोसी राम अवतार ने लाश की पहचान की और बतलाया कि यह लाश संदीप बंसल की है। इस प्रकार सीजर मोमो एंड पॉइंटिंग आउट व लाश की पहचान कंप्लीट हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहां से स्टेटमेंट क्लियर होती है कि सलीम ने बोला था कि भाई मैंने और अनिल ने दोनों ने मिलकर के उसका मर्डर किया है। अब आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं पॉइंटिंग आउट मेमो अनिल कुमार। निम्नलिखित गवाहों के सामने अनिल कुमार ये सन ऑफ ये ने पुलिस कस्टडी में अपनी मर्जी से आगे चलकर एक मकान गली नंबर 19 पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली, जो कि सलीम खान का निवास था, की पहचान करते हुए बतलाया कि मैंने 20/1/1995 को दोपहर को के समय अपने साथी सलीम खान के साथ मिलकर किडनैप किए हुए लड़के संदीप बंसल को कमरे के अंदर चारपाई पर डालकर रजाई को मुंह व नाक दबा करके और हाथों से गला दबा करके मार दिया था और लाश को सलीम की दरी में लपेट करके ऊपर के संदीप बंसल के मफलर को उसमें बांधकर उसकी लाश को कमरे में चारपाई के नीचे छुपा दिया था तथा रात को लाश को निकाल करके एक साइकिल के कैरियर पर बांध करके भागीरथी विहार के पास नाले में डाल दिया था, जो कि सीजर मोमो एंड पॉइंटिंग आउट कंप्लीट किया गया है। अब दोस्तों आपने दोनों जो है एक्यूज के या अभी फिलहाल जजमेंट आ गया है तो मैं कहूंगा कल्प्रिट के स्टेटमेंट आपने देख लिए। ये ओरिजिनल कॉपी है, ये फोटोकॉपी अनिल कुमार के स्टेटमेंट की, उसके कबूलनामे की। तो आपने ये सब देख लिया। अब यहाँ पर क्लियरली एक चीज सामने निकल करके आती है कि सलीम कह रहा है कि मैंने और अनिल ने बच्चे को किडनैप करके उसको मार दिया। अनिल कह रहा है कि मैंने और सलीम ने मिलकर के जो है बच्चे को मार दिया। अब इसी स्टोरी के ऊपर क्योंकि लाश रिकवर कराई है सलीम ने, क्योंकि सलीम पहले पकड़ा गया, अनिल जो है वो जब उसने देखा कि अनिल का भी स्टेटमेंट आगे आया है कि जब मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले सलीम के साथ मिलकर के मेरे घर की तरफ आ रहे हैं तो उनको देख करके मुझे वो पुलिस वाले लगे तो मैं भाग गया, फरार हो गया। तो ये 4 फरवरी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। 4 फरवरी को जाकर के इसने पुलिस को सरेंडर किया है खुद। जब इसने पुलिस को सरेंडर किया है तो तब उसके बाद उसने स्टोरी बताई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि सलीम कह रहा है कि मैंने और अनिल ने उस बच्चे को किडनैप किया और मार दिया। अनिल कह रहा है कि मैंने और सलीम ने उस बच्चे को मार दिया। फिर इसी सेम स्टोरी के ऊपर जिसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट सीन और रिकवरी को बेस बनाया गया है, इस पर अनिल को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि सलीम को अपराधी माना। यानी कि पुलिस ने जो स्टोरी बनाई उस आधी स्टोरी को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उसने रैंसम कॉल को रिजेक्ट किया, उसने फिरौती मांगने को रिजेक्ट किया, उसने जो सामान की बरामदगी हुई है उसको संदेहास्पद माना कि ये सामान कहां से और किस तरीके से बरामद किया गया। क्योंकि कोर्ट का जो है एक आर्ग्यूमेंट ये था कि जब इन व्यक्तियों ने उस बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश को दूर ले जाकर के साइकिल पर रख करके, सलीम ने साइकिल के कैरियर पर रख करके उसको ले जाकर के गंदे नाले में दूर फेंक दिया, तो भला वो बच्चे का सामान जिसमें कि उसका बैग है, उसकी घड़ी है, उसका टिफिन है, वो उसको अपनी जुग्गी में गड्ढा खोद करके क्यों दफनाएगा? वो उसको भी तो कहीं फेंक सकता था। तो इसलिए इसको संदेहास्पद माना हाई कोर्ट ने और इसके बिहाफ पर उन्होंने अनिल को बरी किया है। अब ये तो दोस्तों बड़ी अजीब बात हो गई है, आप इसको सोच सकते हैं। मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा, मेरा काम है सिर्फ पूरी स्टोरी और पूरी नरेशन आपके सामने। तो देखिए अनिल भी कह रहा है कि मैंने मर्डर किया, सलीम भी कह रहा है कि मैंने और अनिल ने मिलकर मर्डर किया। पुलिस दोनों का बयान मैच भी करा रही है जैसे कि कोई टीम वर्क चल रहा हो। सेशन कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है दोनों साथ थे, दोनों को सजा।
लेकिन हाईकोर्ट आते ही कहानी बदल गई। अनिल का बयान और रिकवरी अचानक भरोसेमंद नहीं रहे और वो बरी हो गया। अब सवाल ये है कि जब दोनों टीम वर्क वाला बयान एक दूसरे से मैच कर रहा था, तो भाई एक आदमी को बाहर कैसे कर दिया गया और दूसरा को अभी भी केस में कैसे रखा गया? तो ये इस केस की असल गुत्थी है। ये वो चीज है जिसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बाकी चार्जशीट जो है मौजूद है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इस जो है स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे मेंशन करूंगा ही डेफिनेटली। तो वो आप सारी की सारी चीजें इसमें आप चार्जशीट